हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत ही क्या होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से हमारा चलने जा रहा है क्लास 10th का बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ धीरे धीरे हम चीजें को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए पूरी केमिस्ट्री को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। है ना। देखिए, क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। अच्छा, बेसिक नॉलेज में भी कम से कम आपको आयन बनाने आना चाहिए। और आयन बनाने के साथ साथ आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए। अगर आप फार्मूला बना लेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। है ना। अब फार्मूला बनाने के लिए भी कम से कम आपको परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आपको परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी हो जाएगा तो आप संयोजकता जान जाएंगे। और संयोजकता जान जाएंगे तो आयन बनाना सीख लेंगे। और जब आयन बनाना सीखेंगे तो आप यौगिक भी क्या करेंगे, बना लेंगे, अर्थात फार्मूला बना लेंगे। बहुत ही आसान है ना। तो पूरे क्लास को समझने के लिए आप हमारे साथ क्या करिए, एक बार आखिर तक बने रहिएगा। आखिर तक जाते जाते हम उम्मीद करेंगे कि आप क्या करेंगे, पूरा फार्मूला अपने क्या करेंगे, आसानी से बनाना क्या करेंगे, सीख लेंगे। है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी कौन सा, बेसिक केमिस्ट्री। ये सभी क्लास के लिए, ये क्या है, सभी क्लास के लिए। कुछ बच्चे हैं ना कि 11 12 तक भी पहुंच जा रहे लेकिन फार्मूला बनाना नहीं सीख रहे, तो वो बच्चे भी इसको क्या करें, कवर कर लें। तो चलिए अगर हम बात करें, देखिए ध्यान समझिए। हमें पहले क्या करना है कि आयन बनाने सीखना या संयोजकता निकालना सीखना। तो संयोजकता निकालने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। अब कुछ बच्चे इसको नंबरिंग सीख लेते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम नंबर 2 स्थान पे है। तो ये नंबर नहीं होता है। एक्चुअल में ये परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हमने अपने परमाणु वाले चैप्टर में बात को समझाया भी है ना। लेकिन फिर से यहाँ से एक बात बता देते हैं, एक्चुअल हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो नंबर है, ये नंबर नहीं, एक्चुअल में परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। अगर हम समझेंगे तो परमाणु आपका क्या होता है, पहले आप परमाणु की संरचना देखेंगे तो आप जानते हैं परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। कोई भी अगर परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु ऐसे छोटे छोटे कोषों से मिलकर बना होता है ना। इसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और ये नाभिक के जो बाहर है, ये जो इसको, ये जो गोल गोल है, इसको हम बोलते हैं कक्षक बोलते हैं या कोष बोलते हैं। इस कोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके जो नाभिक होता है, ये जो नाभिक है, इस नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अर्थात हम कहें तो परमाणु में 3 मूल कण हो गए। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। ये 3 मूल कण होते हैं। इन्हीं तीनों मूल कणों से आपका मिलकर बना है परमाणु बना है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। अब कहेंगे सर, जब न्यूट्रॉन जीरो चार्ज है तो फिर इसकी जरूरत क्या है ना। वो आपको बताएंगे। एक्चुअल में जीरो चार्ज है लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। चार्ज जीरो है लेकिन द्रव्यमान होता है। अर्थात ये परमाणु के द्रव्यमान में भाग लेता है ना। और ये जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यही दोनों मिलके परमाणु भार कहलाते हैं। है ना। इसका मतलब अगर हम बात करें, इसका मतलब ये जो कोष है, जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, ये कैसा होगा कि ये आप सबका निगेटिव चार्ज होगा। और जो नाभिक है, नाभिक में ये तो जीरो चार्ज हो गया, ये प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब जो नाभिक होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि जो आपका सेंटर है वो पॉजिटिव, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अर्थात माइनस है। ये माइनस और प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल करके रखते हैं। यानी कि अगर दोनों की संख्या बराबर होगी तो परमाणु उदासीन होगा। अगर दोनों की संख्या कम या ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, प्लस अथवा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे सोच के देखिए, अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, अर्थात माइनस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्लस की संख्या कम हो जाएगी, तो परमाणु आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, अर्थात प्लस की संख्या ज्यादा, माइनस की संख्या कम, तो परमाणु कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा कि कोई एक परमाणु है, उसमें मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या 12 है। तो बताइए परमाणु कैसा होगा। देखिए प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो परमाणु आपका कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 9 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो परमाणु आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। परमाणु आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस बात को हमने अपने परमाणु वाले में भी समझाया है ना। अब इस आधार पर चलते हैं तो ध्यान में रखिए, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ध्यान रखिए। तो ये जो प्रोटॉन यानी कि अगर आपका उदासीन परमाणु होगा तो इसका मतलब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर होगी। अच्छा, इन्हीं की संख्या को हम एक्चुअल में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं? हमने कहा परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा उदासीन परमाणु में। उसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और इसको हम जेड से दिखाते थे। जेड बराबर क्या होगा? ई बराबर पी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो परमाणु क्रमांक 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये वही संख्या है। जैसे हमने हाइड्रोजन पे 1 लिखा है, इसका मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन है। हीलियम के पास परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। बात समझ में आ गई? यानी कि जो ये हमने नंबरिंग लिखा है, तो ये एक्चुअल में हमने नंबर नहीं लिखा है। हम ये लिखे कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अथवा कितने क्या है? प्रोटॉन है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस के परमाणु क्रमांक 15 है। अब इसका मतलब इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है। अर्थात 15 ठो माइनस है, 15 ठो क्या है? प्लस है। कई तरीके से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या भी बता सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को उसका क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। वहीं जो नाभिक होता है, नाभिक में 2 कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं के योगफल को हम परमाणु भार बोलते हैं। यानी कि उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो आपका परमाणु भार कितना हो जाएगा अगर हम बात करें? तो परमाणु भार आपका हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। और इसको हम ए से दिखाते थे। ए बराबर क्या हो जाएगा? पी प्लस एन हो जाएगा, है ना? पी प्लस कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो अब यहां तक बात समझ में आ गया। तो हमारा मेन टारगेट था ये परमाणु क्रमांक, क्यों हमने नंबरिंग लिखा, इसको बात समझ। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होती हैं परमाणु में, ऐसे नहीं कि जहां तहां रख देते हैं, है ना? वह इन कोषों में रखा हुआ है। अब इन कोषों में भी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखे गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिटेल में हमने एक लेक्चर पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम से एक चैप्टर हमने बनाया है ना? उसको अपलोड भी कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा और समझ में आएगा। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको मिटा दे रहे हैं। अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर चले तो आप पाएंगे कि पहले वाले जो कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? 2। दूसरे वाले कक्षक में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इस क्रम में होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। तो ध्यान में रखिए, लेकिन हमें इतनी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जरूरत है 2, 8, 8, 2 की जरूरत है। क्योंकि इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संक्रमण तत्वों में चले जाते हैं। और संक्रमण तत्व हमारा क्या होता है? संक्रमण तत्व अगर आप देखेंगे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। हमें फिलहाल में इतने की जरूरत है, 2, 8, 8, 2 की जरूरत है। इसको पकड़िए। अब इसमें हम क्या कहना चाहते हैं? अब होता क्या है कि एक रूल होता है ना? इसमें क्या मतलब है थोड़ा समझिएगा। तो हमारा 2, 8, 8, 8, 2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नंबरिंग है, थोड़ा समझिएगा। अब इसमें क्या मतलब, जैसे ये पहला वाला कोष है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अच्छा, अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो आपका परमाणु उदासीन होगा। अगर वो पूरा नहीं होता है तो वही इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने लगता है ना? कोई ले रहा है तो कोई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप यौगिक बनने लगता है। भाई जब अच्छा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, है ना? वो यौगिक बनाने लगते हैं। अब होता क्या है कि पहले वाले कोष में हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। दूसरे वाले में कितने चाहिए? 8 चाहिए, है ना? तीसरे वाले में फिर 8 चाहिए। 8 नहीं, एक्चुअल में 18 चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार बता रहे हैं। तो इस आधार पे चलते हैं, तो हमें पहले वाले में 2 चाहिए, फिर 8, फिर 8, फिर कितना चाहिए? 2 चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो वो लेन-देन करने लगता है, और लेन-देन करने के फलस्वरूप किसका निर्माण होने लगता है? आयन का निर्माण होता है। तो चलिए थोड़ा आयन को बनाना सीखते हैं। अब ध्यान समझते हैं, थोड़ा समझिएगा। इसको एक और रूल समझते हैं। एक रूल होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन, अगर यानी कि किसी बाहरी कोष में, अच्छा ध्यान रखिए, बाहरी कोष को हम संयोजी कोष बोलते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कोई परमाणु है, ये परमाणु में ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष, ये मान लीजिए तीसरा, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। इसका जो सबसे बाहरी वाला कोष है, इसको बोलते हैं संयोजी कोष। इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजी कोष। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन हम लेन-देन करते हैं बाहरी कक्षा, उसी को हम बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। यानी कि अगर आप सब बात करें संयोजकता किसे कहते हैं? तो बाहरतम कोष में इलेक्ट्रॉन का लेन-देन हमारा क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। कितने इलेक्ट्रॉन को हमने लेन-देन किया, उसी को संयोजकता बोलते हैं। अब होता क्या है कि एक होता है अष्टक रूल। अष्टक रूल ये कहता है कि अगर मतलब हमारे पास टोटल क्या होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 से कम, यानी कि अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 7 हो। अगर बाहरी कक्षम हमारे पास कितना हो, है ना, 4 से अगर कम होते हैं, अगर बाहरी कक्षम हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या कम है, कम का मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 अगर 2 होगा तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, अगर 3 होगा तो 3 हो जाएगी, 1 होगा तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये तो संयोजकता हो गया। और अगर उसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी संयोजकता क्या होती है, हम 8 से घटा देते हैं, 8 में से इसको क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं, जबकि ये जितनी संख्या होती है वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है, वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। और इसकी जो संयोजकता होती है वो 8 से कम हो जाती है। जैसे 5 होगा तो 5 का मतलब 8 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। 6 होगा तो 8 में से 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 2। 7 होगा तो 8 में से 7 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम उसकी संयोजकता अगर बाहरी कक्षा में 5 6 7 होगा तो 8 से घटा के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 होगा तो वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। बात समझ में आई? अच्छा, ध्यान में, अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देंगे। और आप जानते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस लगता है, उसके पास उसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अच्छा, इसका मतलब अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 होगा तो कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात समझ में आया? और अगर त्याग करेगा तो इसी को हम बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। जिसके ऊपर प्लस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अगर वही बाहरी कक्षा में 5 6 7 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने लेंगे, 8 में से n घटा दीजिए। जैसे 5 होगा तो कितना लेगा, 3 लेगा, 6 होगा तो 8 में से 6 घटाए 2, 7 होगा तो 8 में से 7 घटाए 1 हुआ, तो 8 में से इसको घटा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है और उसको हम बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। बात समझ में आ गया? और अगर 4 होगा तो दोनों काम से कर सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो हमने 2 पॉइंट समझा, संयोजकता, अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 होगा तो देगा, देगा तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बताइए? उसकी संयोजकता हमारी हो जाएगी, है ना? उसकी संयोजकता हो जाएगी 1 2 3 ही। लेकिन 5 6 7 होगा तो 8 में से घटा दीजिएगा 6। अच्छा, जिसकी संयोजकता 1 2 3 होगा वो त्याग करेगा, प्लस बनेगा, यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 होगा तो त्याग करेगा, उसके ऊपर प्लस बनेगा, और जो 5 6 7 होगा तो ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, है ना? जैसे अब थोड़ा समझिएगा, हाइड्रोजन की अगर हम बाहरी कक्षा में देखें तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। वहीं हीलियम के बाहरी कक्षा में देखें तो 2। लिथियम को डिवाइड करें, अच्छा लिथियम को देखें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। भाई पहले वाले में हमारे पास 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। 3 को डिवाइड करेंगे तो पहले में 2, पहले में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें तो, है ना, सॉरी 2, ये 2 ही होगा। लिथियम की बात करें तो 2 और बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो 2 2 हो जाएगा। बोरान की बात करें तो 2 3, भाई 5 को डिवाइड करिए, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। पहले में 2 चाहिए, फिर दूसरे में हमें 3 बचेगा। कार्बन को डिवाइड करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन को डिवाइड करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। फ्लोरीन को डिवाइड करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। हमारे जैसे अगर हमें 7 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले वाले में 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, है ना, इस तरह डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार अगर हम नियान को डिवाइड करें तो नियान में हमारे पास 10 है, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा, 8 है, यानी कि दूसरा वाला कोर्स भी पूरा हो गया। 2 8 2 10 हो गया। इसी प्रकार सोडियम को अगर हम डिवाइड करें तो सोडियम को डिवाइड करें तो पहले में 2 फिर 8, बचा कितना, 1 हो जाएगा, यानी कि अभी तीसरे वाले कोर्स में चला जाएगा। 2 8 1 हो जाएगा। इसके बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गया। मैग्नीशियम को डिवाइड करें तो 2 8 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको डिवाइड करें 2 8 3 हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करें 14 को, 2 8 2 10, 10 4 14 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2 8 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2 8 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2 8 फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर्गन को डिवाइड करिए 2 8 2 8 8 2 10 और 10 8 18 हो जाएगा। इसका भी पूरा हो गया, है ना। पोटेशियम को डिवाइड करिए, अब भाई 18 हो गया यहाँ तक, 2 8 8 हो गया। अब 19 वाले कैसे, 2 8 2 10 8 18 हो गया। 19 वाले कैसे, 2 8 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम पोटेशियम डिवाइड करें तो 2 8 1 हो जाएगा। कैल्शियम डिवाइड करें 2 8 2 हो जाएगा, है ना, 2 8 2 हो जाएगा। अब देखिए संयोजकता अगर हमें निकालना है, हमने बताया अगर बाहरी कोष में 1 2 3 होगा तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर 5 6 7 होगा, अगर 1 2 3 4 होगा तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन 5 6 7 होगा तो घटा के निकालेंगे। जैसे इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अच्छा ध्यान रखिए, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाहरी कोष में 2 है तो संयोजकता 2, इसके
इसके बाहरी कोष में 1 तो इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 है, तो 1 2 3 4 तक होगा तो उसकी संयोजकता 4 ही होगा, है ना? लेकिन अगर 5 आ गया तब इसकी संयोजकता 8 में से 5 घटा दिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 है तो 8 में से 6 घटा इसकी संयोजकता 2, 7 होगा तो कितना हो जाएगा? 8 में 7 घटा दिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह इसकी संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता उतना मायने नहीं, लेकिन हम इसके आयन के बारे में समझते हैं। ध्यान में रखिए, अभी हमने बताया अगर बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जैसे अब थोड़ा हाइड्रोजन को समझते हैं, थोड़ा हाइड्रोजन स्पेशल केस में आ जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसकी बात समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पहले वाले कोष में होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पहले वाले ही कोष में है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब रूल ये होता है कि आपको कहीं न कहीं पहला कोष पूरा करना है, अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप कोष को खाली कर दीजिए, ये रूल होता है। अब सोच के देखिए, इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 2 पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस लग जाएगा, अर्थात तब इसके ऊपर 1 क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस लग जाएगा। अच्छा, अगर कोई देने वाला नहीं मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा, और त्याग करेगा तो 1 दे देगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, अर्थात तब हाइड्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम आयन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर दोनों आयन होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। लेकिन हीलियम को थोड़ा चेक करिए, हीलियम का पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए भी। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लेन-देन करेगा? नहीं करेगा, इसका कोष पूरा है। तो जिसका कोष पूरा होता है इलेक्ट्रॉन का लेन-देन नहीं करता, अर्थात इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हीलियम के ऊपर क्या हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का बाहरी कक्षा में देखिए अब पहला वाला कोष पूरा हो गया, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो लिथियम के ऊपर कितने प्लस लग जाएंगे? 1 प्लस लग जाएंगे, यानी कि Li के ऊपर कितने प्लस होते हैं? 1 प्लस। इसी प्रकार बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 होगा तो उसको त्याग करिए, खाली हाइड्रोजन को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा में, क्योंकि वो पहले वाले में 2 होता है, खाली हाइड्रोजन को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, बाकी के लिए सेम रूल है। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो त्याग होगा, अर्थात वो देंगे, और अगर 5 6 7 होगा तो लेगा, अर्थात लेगा कितना? 8 में से घटा के, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, इस तरह करके। तो अगर इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम के ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस। बोरान के ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे? 3 प्लस। कार्बन के ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे? 4 प्लस। 4 प्लस भी होगा, कार्बन के ऊपर 4 माइनस, देखिए बीचों बीच आ गया। अगर बीचों बीच आ जाए तो दोनों काम कर सकता है, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। तो कार्बन के ऊपर दोनों चीज लग जाएगा, है ना? इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऊपर देखिए, अब नाइट्रोजन 5 है, अगर 5 होगा तो कितना? 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3। ऑक्सीजन के ऊपर 6 है तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। फ्लोरीन के ऊपर 8 में से 7 घटाएंगे तो फ्लोरीन के ऊपर -1 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नियान को अगर हम देखें, है ना, है ना, अगर हम नियान को देखें तो नियान की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दूसरा कोष भी पूरा हो गया, तो अगर दूसरा कोष पूरा होगा तो लेन देन करेगा? नहीं करेगा, अर्थात नियान के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, अर्थात नियान भी आपका क्या हो जाएगा? 0 चार्ज होगा। लेकिन इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस? 1 प्लस। मैग्नीशियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस? 2 प्लस। एल्युमिनियम बाहरी कक्षा में 3, तो एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस? 3 प्लस। सिलिकॉन 4 आ गया, बीचों बीच आ गया, 4 आ गया, तो 4 माइनस 4 प्लस भी होगा, तो सिलिकॉन के ऊपर 4 प्लस, सिलिकॉन के ऊपर 4 माइनस। 5 आ गया, तो 5 में से 5 का मतलब 8 में से घटा दिए, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो फास्फोरस के ऊपर -3, 6 है तो सल्फर के ऊपर -2, 7 है तो क्लोरीन 8 में से 7 घटाएंगे -1। आर्गन है, फिर देखिए 8 पूरा हो गया, 2 8 8 पूरा हो गया, तो लेन देन करेगा? नहीं करेगा, तो आर्गन का क्या हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा। पोटेशियम बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, ये 2 8 8 1 होगा ना, 2 8 8 1 होगा, तो पोटेशियम के ऊपर कितने प्लस? 1, और कैल्शियम के ऊपर इसी प्रकार कितने प्लस? 2 प्लस हो जाएगा। बात समझ में आएगा? इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? इसका आयन निकाल लिया। अब यही आयन क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? प्लस वाला जुड़ता है माइनस के साथ, माइनस वाला जुड़ता है प्लस के साथ, फिर यौगिक बन जाता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं पानी का फार्मूला H2O होता है, लेकिन आज हम बताएंगे पानी का फार्मूला एक्चुअल में H2O ही क्यों होता है। क्या नहीं H3 हो गया, क्या नहीं H4O हो गया, क्या नहीं H2O2 हो गया, हो सकता था कि नहीं? कुछ भी हो सकता था, लेकिन पानी का फार्मूला H2O ही होता है ना?
नमक का फार्मूला NaCl होता है, मैग्नीशियम फार्मूला Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है। क्यों होता है, ये सारी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए, हमने ये समझाया कि ये जो नंबरिंग होता है, ये नंबर नहीं, एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या, जिसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम चले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले वाले कोष में 2, फिर 8, फिर 8, फिर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमने अष्टक रूल लगाया। अष्टक रूल कहता है कि किसी भी कोष का बारीक कक्षा पूरा होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेन-देन करेगा, कैसे देगा? तो अष्टक रूल के हिसाब से हमने बताया कि अगर बारीक कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धातु बनेगा, उसके ऊपर प्लस लग जाएगा। और अगर बारीक कक्षा में 5, 6, 7 होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा? 5 होगा तो n में से 5 घटा दीजिए, तो n 8 माइनस n कर दीजिए, तो जो उसके पास आएगा उसके ऊपर वो माइनस लग जाएगा। इसका मतलब इसमें जितने प्लस हैं वो सभी धातु हैं, जितने माइनस हैं वो सभी क्या है, अधातु हैं। और ये धातु और अधातु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, है ना। उम्मीद होगा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसे थोड़ा समझे, अब देखिए, चलिए अब यहाँ से फार्मूला बनाना सिखाते हैं। ये फार्मूला एक्चुअली में बनेगा कैसे, और यही मेन टॉपिक है ना। अब इसको देखिए, रटना नहीं है आपको, सिर्फ परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए, तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे हमने कहा, बताइए नाइट्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन पर कितने प्लस माइनस, अब आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। 7 को डिवाइड करिए तो पहले में 2 बचेगा कितना, 5, और 5 होगा तो कितने, -3 भाई, 8 में से 5 घटा दीजिए, 5, 6, 7 होगा तो माइनस घटाते हैं। अगर हमने कहा बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन के ऊपर कितने प्लस माइनस, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 को डिवाइड करिए, तो 8 को डिवाइड करेंगे पहले में 2, बाहरी कक्षा में 6। अगर 6 होगा तो कितने ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा। हमने कहा बताइए, हमने कहा फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। 15 डिवाइड करिए, पहले में 2, फिर 8, 8 2 10, 10 और 10 5 15, यानी कि बारीक कक्षा में कितना हो गया, 5। और 5 होगा तो 8 में से 5 घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि फास्फोरस के ऊपर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह इसको समझ लेंगे। अगर ये हो गया तो आप कोई भी फार्मूला आप क्या करेंगे, आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जैसे हमने कह दिया कि जैसे अभी हमने कहा कि पानी का फार्मूला H2O होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, पानी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो फार्मूला H2O क्यों बन जाता है? देखिए, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु अथवा परमाणु को मिलाते हैं तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, इनके आयन आपस में रिएक्शन करते हैं। अर्थात जैसे हम इनको दोनों को मिलाते हैं तो ये आयनित हो जाता है। आयनित होने का मतलब, अब आप जाइए हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और क्या है, माइनस है। क्योंकि सामने वाला ऑक्सीजन हमेशा माइनस है, अगर सामने वाला माइनस होगा तो हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा, अगर सामने वाला प्लस होगा तो हाइड्रोजन माइनस बन जाएगा। क्योंकि सामने वाला ऑक्सीजन माइनस है और इसके ऊपर कितने माइनस होते हैं, 2, तो ऐसे में हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब जब ये यौगिक आपस में बनाते हैं तो ये अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि इसका वाला आयन, ये इसी को आयन बोलते हैं, प्लस और माइनस को हम क्या बोलते हैं, आयन। ये वाला आयन इसके पास आ जाता है, ये वाला आयन इसके पास आयन कितने, 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 जाएगा तो क्या होगा, H2। ये वाला आयन इसके पास तो क्या हो जाएगा, O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या फार्मूला बनेगा, H2O। अब बात समझ आए, पानी का फार्मूला H2O क्यों होता है, इस वजह से होता है ना। H3O आप कभी नहीं लिख सकते, H4O कभी नहीं लिख सकते, हमेशा H2O ही होगा, इसी वजह से होता है। इसी प्रकार अगर हमने क्या ले लिया, हमने ये कहा कि मान लीजिए, हमने ये ले लिया, हमने कहा कि हाइड्रोजन के साथ अगर हम क्लोरीन को मिला दें तो बताइए क्या फार्मूला बनेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को मिला दें तो आप जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है। यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस, तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे H1 हो जाए। अच्छा, 1 नहीं लिखते, 1 हाइड होता है, तो अगर आप चाहे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बल्कि इसको हाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा तो H1, 1 हाइड हो गया। ये Cl का पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन को अगर हम नाइट्रोजन के साथ मिला दें, या हाइड्रोजन को, है ना, हम सल्फर के साथ मिला दें, हाइड्रोजन को अगर हम सल्फर के साथ मिला दें तो क्या बनेगा। अब आप उठाइए, हाइड्रोजन के ऊपर होता है 1 प्लस, सल्फर को पकड़िए, सल्फर के ऊपर होता है 2 माइनस, तो सल्फर के ऊपर 2 माइनस लगा दीजिए, ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, तो क्या बन जाएगा बताइए, H2S हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन यानी कि सल्फर के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2S हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, H2S। अच्छा, इसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान में रखिए। तो जो प्लस वाला होता है उसका जो नाम होता है वो वही पढ़ते हैं, लेकिन जो माइनस वाला होता है उसके नाम में आइड सब जुड़ जाता है। जैसे जितने भी माइनस है, जैसे नाइट्रोजन होता है तो नाम, जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लगेगा तो ये नाइट्राइड हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड।
क्लोरीन है तो फ्लोराइड, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे फास्फोरस है तो फास्फाइड, सल्फर है तो सल्फाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, यानी कि नाम के आखिर में आइड शब्द जोड़ दीजिएगा तो पूरा यौगिक का नाम हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन या ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? यानी कि जो माइनस वाला होता है उसके नाम के आखिर में आइड शब्द जोड़ दीजिएगा। जैसे और अगर हमने क्वेश्चन कह दिया, हमने ये कहा, है ना, हमने ये क्वेश्चन कहा कि सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ मिला देते हैं, क्लोरीन सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं, ध्यान रखिए। देखिए हम जो धातु वाले हैं उनको हम सिंगल परमाणु के रूप में लिखते हैं, और जो अधातु वाले जैसे क्लोरीन गैस अधातु है तो उनको हम डबल यानी कि Cl2 ग्रुप में लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम ये फार्मूला लिखते हैं यानी कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो धातु होगा वो सिंगल परमाणु के रूप में होगा, और जो अधातु होगा वो डबल परमाणु के रूप में होगा। जैसे ऑक्सीजन होगा तो O2 होगा, लेकिन वही मैग्नीशियम धातु है तो Mg खाली लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? सोडियम है तो खाली सोडियम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कैल्शियम है तो खाली Ca लिखेंगे। लेकिन जितने माइनस वाले जैसे सल्फर है तो H2, ऑक्सीजन है तो O2 एंड नाइट्रोजन तो N2, इस तरह लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रिएक्शन लिखते समय जो अधातु होगा उसको द्विपरमाणु कण के रूप में लिखते हैं, वही जो आपका क्या होता है धातु होता है वो सिंगल परमाणु कण के रूप में होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो आप जानते हैं सोडियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, यहाँ देखिए सोडियम के ऊपर एक प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये आयनों का अदला बदली कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। वहीं अगर हम देखें, है ना, वहीं अगर हम ये देखें कि हमारा क्या हो गया, अगर हम अगला ले लें कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा। तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, एक प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, एक दो माइनस। तो क्या बनेगा बताइए, Na2O हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, आगे धातु है तो सोडियम और पीछे माइनस है तो आइड जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के साथ आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड, है ना। जैसे अगर हमने कहा कि अगर हम सोडियम के साथ इसको जोड़ दें, सोडियम के साथ नाइट्रोजन को जोड़ दें, तो बताइए सोडियम के ऊपर अगर हम देखें तो सोडियम के ऊपर होता है एक प्लस और नाइट्रोजन के ऊपर होता है तीन माइनस। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बन जाएगा Na3N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na3N, सोडियम, इसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड होगा, है ना। उम्मीद होगा बहुत चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है। बस खाली एक बात समझ जाइए कि इन आयनों के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो इससे आसान कोई चीज है ही नहीं, फार्मूला बनाना एकदम आसान है। अच्छा अगर आप फार्मूला बना लेंगे तो पूरी केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। आप चैप्टर फर्स्ट में देखिए पूरा वही चैप्टर ही है, क्लास 10 में पढ़ेंगे, है ना, रासायनिक अपक्रियाएं, तो रासायनिक अपक्रियाएं सेम चीज हो गया, यही चीज है। अच्छा जी, आगे अभी पढ़ेंगे कि देखिए ये दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो जब दो चीजें मिल जुड़ के एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं संयोजी अपक्रिया। आगे संयोजी अपक्रिया सब बात समझाएंगे ना, बहुत आसान है ना। जैसे इसी प्रकार अगर हमने और कह दिया, अगर हमने ये कह दिया कि सोडियम को अगर हम किसके साथ मिला दें, कोई भी माइनस, इसमें कोई भी माइनस उठा लीजिए, मान लीजिए हमने फास्फोरस ले लिया, तो सोडियम को फास्फोरस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। आप जानते हैं सोडियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, एक प्लस, फास्फोरस के ऊपर होता है तीन माइनस। तो फार्मूला बन जाएगा Na3P, इसका नाम क्या होगा, सोडियम फास्फाइड होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फाइड होगा, है ना। समझ में आ रहा है, उम्मीद होगा बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी प्रकार कोई भी प्लस उठाइए, कोई भी प्लस उठाइए, जैसे हम कैल्शियम के साथ उठा ले रहे हैं, कैल्शियम के साथ माइनस वाले को उठा ले रहे हैं, है ना, कैल्शियम के साथ। जैसे हमने कह दिया, ये हमारे पास है कि कैल्शियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। अगर हमने कह दिया कैल्शियम को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, कैल्शियम को नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, है ना, कैल्शियम को फास्फोरस के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बनाइए, थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं, बनाइए, देखिए क्या समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं, है ना। फटाफट बनाइए फटाफट, आपको तो मालूम ही होगा ये पूरा। देखा जाए, चलिए इसको देखें तो कैल्शियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, कैल्शियम के ऊपर है दो प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस। अब ये दोनों आयनों का अदला बदली करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ तो बन जाएगा Ca2O2। अच्छा टू टू से देखिए कट रहा है, अरे भाई दो इसके पास जाएगा, है ना, ये चीज, तो दो इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दो इसके पास जाएगा Ca2O2, कट गया तो फार्मूला क्या बनेगा, CaO हो जाएगा। इसके साथ बनाइए तो कैल्शियम के ऊपर दो प्लस, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, है ना, CaCl2 बनेगा। इसके साथ बनाइए तो कैल्शियम के ऊपर होता है डबल प्लस, नाइट्रोजन को होता है ट्रिपल माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, Ca3N2 हो जाएगा।
इसी प्रकार फास्फोरस के साथ बनाएंगे तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस, तो क्या बनेगा Ca3P2 बन जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, यौगिक बना लेंगे। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्राइड, इसका नाम कैल्शियम फास्फाइड होगा। इसी प्रकार आप क्या करिएगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा, इसमें सभी प्लस उठाइएगा और माइनस के साथ जोड़ते चले जाइएगा और यौगिक बनाते चले जाइएगा, हजारों यौगिक बन के तैयार हो जाएंगे। अब जो फार्मूला आप रटते थे बार बार कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, अब जैसे हमने कहा बोले सोडियम ऑक्साइड फार्मूला आप रट के सोडियम ऑक्साइड Na2O, आपको ये आया, पता लगा सोडियम ऑक्साइड ना पूछ के सोडियम क्लोराइड पूछ लिया, क्योंकि आप रटे हैं सोडियम ऑक्साइड फार्मूला Na2O, तो उसके आधार पर आप बता देंगे Na2Cl, गलत हो जाएगा कि नहीं, है ना, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जबकि NaCl होता है। जैसे हमने कहा, बताइए आपने कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला आप रट के आ गए CaO हो गया, चलिए CO याद कर लिया। अब पता कोई टीचर आया कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला ना पूछ के कैल्शियम नाइट्राइड पूछ दिया, तो अब उसके आधार पर आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला CaO है तो कैल्शियम नाइट्राइड फार्मूला CaN हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि कैल्शियम नाइट्राइड का फार्मूला Ca3N2 हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बात हमने क्या किया, समझा दिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी क्या करें, इसको पढ़ लें, है ना। अब धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे, आज तो हमने ये कवर कर लिया, अब अगले क्लास में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपके चैप्टर को धीरे 1 बाय 1 क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। और ये डेली वीडियो आपका 8 से शाम में 8 बजे से 9 बजे तक हम क्या करेंगे, लाइव हो जाएंगे। आप क्या करिएगा, हमारे साथ जुड़कर वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये 9 से 10 बजे के आसपास में, 9 से 10 के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, डेली अपलोड हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। नोटिफिकेशन आप 7:30 से 7:30 से 8:30 के बीच में देखिएगा, उसी बीच में हम किसी टाइम क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो आप डेली देख लीजिएगा। और उसके बाद वही सेम वीडियो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसको आप अपलोडेड वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। चलिए, अगर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट कर हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू, बाय।